अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान में अगर इस वक्त देखा जाए तो जो कुछ मामलात इस वक्त सियासी मंजरनामे पर चल रहे हैं उससे ये साफ अंदाज़ा हो रहा है कि हर आईनी इदारा एक दूसरे के साथ एक रस्साकशी में है। हर इदारा ये कहता है कि आइन ने हमें बनाया, हमारे पास ही अथॉरिटी है, हमारी मानी जाए। और इस सब में हम ये भी देख रहे हैं कि जो पार्लियामान में बैठी जमातें हैं, जिनमें जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो किसी एक की साइड लेती नज़र आती हैं और जो ऑपोजिशन में हैं वो किसी दूसरे की साइड लेती नज़र आती हैं। और इसी सब में ये भी देखा जा रहा है कि इस रस्साकशी के अंदर दो अहम फैसले अटके हुए हैं। एक तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी हैं उसका क्या होगा, क्योंकि वो मामला लगता है मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है, खुसूसन जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिव्यू भी फाइल कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक इलेक्शन इस हवाले से जो रिव्यूज़ फाइल हुए हैं उसका तमाम तर फैसला ना हो जाए, जब तक इस फैसले पर एक तरह से स्टे दे दिया जाए या मुअत्तल कर दिया जाए। दूसरी जानिब है वो आइनी तरामीम, यानी मखसूस नशिस्तें जब तक नहीं होंगी तो जाहिर है कि वो आइनी तरामीम भी एक तरह से मुश्किल ज़रूर पड़ती है हुकूमत को, क्योंकि ये तरामीम नंबर गेम्स पर मुनसर होती हैं। अब इस सब का क्या होगा ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा। मुलाकातें ऑफकोर्स इस आइनी तरामीम के हवाले से जारी हैं। हुकूमत ये कहती है और कई बार कह भी चुकी है कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर इसको दोबारा एक तरह से एक्सपेक्ट किया जाए कि ये पास करवा दी जाएगी। और इस दिन में हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं, वो बार से भी खिताब कर रहे हैं, वो सियासी मुलाकात भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुलाकातें अगर अब भी किसी से हो रही हैं तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिनकी यकीनन इन आइनी तरामीम में ज़रूरत भी पड़ सकती है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है जिसने यकसर इन आइनी तरामीम को मुस्तरद भी किया है। आज आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज उनकी वकला की जानिब से कहा गया था कि वो एक तरह से एहतजाज भी करेंगे, तहरीक का आगाज़ भी करेंगे, क्योंकि उन्हें इस किस्म की आइनी तरामीम बिल्कुल नामंजूर हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये जो इदारों के दरमियान एक तसादुम है, अब तो कैफियत भी नहीं बल्कि तसादुम कहना गलत ना होगा, इसमें हुकूमत अपना हिस्सा किस हद तक डाल रही है। इन फोकस है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पार्लियामानी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में, सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, कुछ अरसे कबल इसी रवां हफ्ते आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उससे ये साफ नज़र आता है कि हुकूमत की अदलिया के साथ एक महाजराई है। आपने जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा यकीनन वो गलत तो नहीं कि जिसमें आपने कहा कि आइन भी हम बनाते हैं और पार्लियामान का इस्तेहकाक है सब कुछ, लेकिन जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या हुकूमत इस हद तक जाएगी कि किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम ये नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए और आप ही लोगों में या जो भी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, PMLN, इनमें ही इन्हें तकसीम कर दिया जाए? जी बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ी तफसील के साथ सवाल का जो पस मंज़र है वो भी बयान किया है और बहुत से निकात आपने ख़ुद भी वाज़े कर दिए। मामला हमारे लिए PTI की नशस्तों का बहुत बाद में आता है। मामला इस वक्त जो आप जिस चीज़ को आप तसादुम का नाम दे रही हैं या कशमकश का नाम दे रही हैं या टेंशन्स हैं इदारों के दरमियान, बिल्कुल बजा तौर पे आपने ये कहा कि ऐसा है। ऐसा क्यों है, इस क्यों की तरफ हम कम आते हैं और सिर्फ जो ज़ाहिर में एक तस्वीर हमें दिखाई देती है उसकी तस्वीर कशी हम ज़्यादा करते हैं। मामला ये है कि ये नशस्तें जो झगड़े में हैं इस वक्त, इनमें PTI कहीं दूर नज़दीक किसी जगह दिखाई नहीं देती। मामला उठा जब सारे PTI के अरकान जो सपोर्टेड थे PTI के और इंडिपेंडेंट थे वो शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। एक दिन नोटिफिकेशन होता है 21 फरवरी को और 22 फरवरी को वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक शरीक हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं अपनी रज़ा और रग़बत से, आज़ादी से, अपनी आज़ादाना खुश दिलाना मर्जी से, बग़ैर किसी प्रेशर के खुद फैसला करते हैं। वहाँ वो अपना आइनी हक जो आइन एक दफ़ा देता है और कानून एक दफ़ा देता है कि आप किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और फिर 5 साल तक आप उस पिंजरे से नहीं निकल सकते। अब लतीफ़ा ये हो रहा है कि वो अरकान उस पिंजरे से निकलने के लिए किसी फोरम पे नहीं गए, ना उन्होंने कोई अपील की इलेक्शन कमीशन में, ना वो हाई कोर्ट गए, ना वो सुप्रीम कोर्ट गए। वो अपने पिंजरे के अंदर दाना दुनका खा रहे हैं, बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। होता ये है
कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाती है, मैं बिल्कुल इख्तिसार से काम ले रहा हूं, मुझे मालूम है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो जाती है इलेक्शन कमीशन, वो अब रिजेक्ट कर देता है, वो उसके खिलाफ अपील करते हैं हाई कोर्ट पेशावर में, वो रिजेक्ट कर देती है, वो अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देती है उनकी अपील को। सो ये किस्सा तमाम हो जाता है, ये पिटीशन खत्म हो जाती है। अब न पीटीआई फरीक है, न पीटीआई मुद्दई है, न पीटीआई तलबगार है, न पीटीआई ने कोई अर्जी गुजारी है, न पीटीआई ने अदालत की घंटी बजाई है, न वो अदालत के कमरे में है, न अहाते में है, न बरामदे में है, न शाराए दस्तूर पे है। अच्छा। आपने यहां से डेविएट किया आइन और कानून को, उस बेंच ने, बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूं, जिससे ये फसाद पैदा हुआ। आपके पास एक फरीक जाता है, जी ये मुझे दें, आप कहते हैं हम नहीं दे सकते, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, जैसे हाई कोर्ट ने कहा, जैसा आपने कहा, मामला वहां तमाम हो जाता है। आपने मुकम्मल इंसाफ की किताब खोली और उस इंसाफ की किताब को सामने रख के आइन की किताब बंद की, कानून के ज़ाब्तों को नज़रअंदाज किया और एक ऐसा फैसला दिया जिससे ये सारे तनाज़ात जन्म ले रहे, बोरान जन्म ले रहे। खुद अदलिया के अंदर जलजला आया हुआ है। सब बाहर की बात आप छोड़ दें, तो बाहर आईनी इदारों को, जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको आप ये कहते हैं कि ये काम करो जो आइन के भी खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। अमेंडमेंट हो चुकी है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, वो क्या करे? उसने बजा तौर पे जाना है कि जी मैं आइन को मानूं, कानून को मानूं, पार्लियामेंट को मानूं या आपको मानूं। उसके लिए तो आपने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सर, लेकिन अब तो ये बोरान यहाँ से जन्म लेता है, जो बुनियादी तौर पर गलत फैसला है। सर, इस बोरान के जन्म लेने के लिए सिर्फ ये देखिए 2 जगह से है मेरी अपनी नजर में, और मैं गलत भी हो सकती हूँ। जब जो बल्ले के निशान का फैसला हुआ, जिसके लिए खुद चीफ जस्टिस साहब ने बाद में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले की तशरीह ही गलत की है। सो मामला तो वहां से फिर गड़बड़ हुआ कि जो ये सुन्नी इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। चले, मैं ये भी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आइन में ये लिखा है कि 3 दिन में आप डिसाइड करते हैं। एक जुमला सिर्फ मैं कह दूं, मैं एक जुमला कह दूं, फिर आगे हम चलते हैं कि अगर ये फैसला गलत था जो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है, क्या पीटीआई इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गई है? नहीं गई है। अब अगर वो उस वक्त भी नहीं बोली, अब भी नहीं बोली, तो वो घर बैठी हुई आटा गूंद रही थी और हमने कहा जी आओ, तुम दुल्हन बन चुकी हो और तुम जाओ एक नए घर के अंदर। बस वो इरफान सिद्दीकी साहब, मसला ये नहीं ना, इलेक्शन कमीशन ने वो एफिडेविट्स नहीं लिए। चले ठीक है, उन्हें चैलेंज करना चाहिए था, वो बाद में कहते हैं कि वो वक्त नहीं था उनके पास क्योंकि इलेक्शन सर पे थे। दूसरी चीज जो आती है वो, चले मैं बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बजा फरमाया, आइन के अकॉर्डिंगली चलना है। उसमें लिखा है 3 रोज में जो भी इंडिपेंडेंट डिसाइड करे, 5 साल तक वो उस पिंजरे में फिर कैद है। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जो तनासुब है वो कौन डिसाइड करेगा कि जिसने 2 नशिस्तें हासिल की हों एक सूबाई असेंबली में, उसको 5 रिजर्व सीट्स दे दें, और इसी तरह जिस तरह से आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल गई और पीपल्स पार्टी को मिल गई, ये भी कहीं नहीं लिखा। और इसके लिए पार्लियामान ने कानून साजी नई किस्म की नहीं की। नहीं दी, इस पे वर्डिक्ट आना चाहिए था। बिल्कुल ये एक नया इशू पैदा हुआ था, पहली दफ़ा पैदा हुआ था जब से आइन बना है, ऐसा नहीं हुआ पहले। लेकिन अगर ये इशू पैदा हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट को महदूद हो जाना चाहिए था इस फैसले तक। या वो कहते जी कि ये नशस्तें खाली रहेंगी, या वो कहते जी कि ये नशस्तें अब उस वक्त पर होंगी जब आप एक ज़मीनी इलेक्शन करवाएं दोबारा से, या सारा इलेक्शन दोबारा से करवाएं। ये नहीं हो सकता ना कि एक पार्टी जो महरूम हो चुकी है, जो क्लेम नहीं कर रही, इस बात का जवाब आप नहीं देते। आप दे चलें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे देते आप, अगर कोई और चाराए कार नहीं था, वो जहां शामिल हो चुके हैं इंडिपेंडेंट, आप दे दें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना। क्यों नहीं दी आपने? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों महरूम किया आपने? और आज तक उस पिंजरे के अंदर से कोई आवाज नहीं उठी कि जी हम ये पिंजरा छोड़ना चाहते हैं। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट करता है, हाई कोर्ट रिजेक्ट करती है, आप खुद रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? वो इजाफी सीटें दे देते हो उसको। सर, लेकिन आपने तो आप उस 8 अक्सरियती बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। यू आर द गवर्नमेंट। नहीं, देखें, एक सवाल मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी उठाया था, अब भी उठा रहा हूं, और ये सवाल जवाब तलब है। बात यह है कि हम
जो भी हैं, हम अगर 342 हैं, 442 हैं, इसलिए हैं कि आइन हमें ये इख्तियार देता है। आइन इससे ज़्यादा हम करेंगे तो आइन को अमेंडमेंट करेंगे, कम करेंगे तो आइन में तरमीम करें। ना हम खुद मुख्तार हैं, मुख्तार कुल्ली नहीं है, ना अदालत मुख्तार कुल्ली है। हम दोनों के ऊपर एक छतरी है जिसको आइन कहते हैं। सही। आप आइन से आप इनहराफ करेंगे। अगर हमने कह दिया, पार्लियामेंट ने कह दिया कि जी आप 17 हैं, जो मिसाल मैंने दी थी, आप 18 नहीं हो सकते ना। आप 18 होना चाहेंगे तो हम कहेंगे तो 18 होंगे। तो सर फिर मेरा भी जवाब इसलिए आइन को हमने भी मानना है। मेरी गुजारिश आइन को हमने भी मानना है। हम आइन से तजावुज नहीं कर सकते, आइन को आपने भी मानना है। हम जब आइन से तजावुज करते हैं, कोई कानून ऐसा बना देते हैं जो आइन से यूं मस करता हुआ आगे निकलता है, आप कलदम करा देते हैं। आप जब एक फैसला कर दें तो हम कहां जाए? दिस इज द क्वेश्चन सर। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। जब अब आइन की बात हो रही है और आप दें, आप दोहराएं अपना सवाल। आइन को प्रोटेक्ट करना है तो उस आइन में कहां लिखा था कि आप सब लोगों को ये रिजर्व सीट्स बांट दी जाएंगी? ये भी गलत था, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात मान लूं, अगर मान लूं तो ये इसको दुरुस्त कर देती सुप्रीम कोर्ट और दे देती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कि आपको नाजायज मिली हुई हैं। उन्होंने उस नाजायज को दुरुस्त करने के लिए एक और नाजायज काम किया। हमारा केस बहुत वीक हो जाता, हमारा मुकदमा बड़ा वीक हो जाता, ये सारे सवाल खत्म हो जाते अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट जा चुके हैं, जो जिसके अंदर पीटीआई बड़े मुतमईन, बड़ी आसूदगी के साथ, बड़ी खुशी के साथ दुल्हन बनी बैठी है, उसको दे देते। अच्छा। ना हम चीखो पुकार कर सकते, ना इलेक्शन कमीशन कर सकता, ना कोई और करता। उन्होंने तजावुज किया। एक पार्टी गई अपना हक लेने के लिए, आपने उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया, और एक पार्टी जो थी ही नहीं उससे छीन के आपने उसको दे दिया। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, और आप जाहिर है इसको बार बार आप ये कहते हैं कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, जो कि आपने पहले कहा। देखिए, हर जो हुकूमत वक्त होती है, हमने देखा है कि अदलिया के साथ कहीं ना कहीं ये टकराव रहा है, या फिर खाइफ रहे हैं। आपको याद होगा वो 63A जिसकी फाइनली रिव्यू टेकअप हो गई है, मंडे को मेरे ख्याल से वो लग भी गया है केस। उस वक्त की अदलिया थी वो, और उस वक्त आप ये कहा करते थे कि इन्होंने रीराइट किया है। उस वक्त जो हुकूमत में जमात थी वो कहती थी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या आप ये आईनी तरमीम ला रहे हैं? क्या ये आईनी तरमीम लाई जा रही है? नहीं, इन चीज़ों को इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए पूरी इंटेलिजेंसिया को, पूरे अदल से, इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला हैं, दानश्वर हैं, सबको गौर करना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि अदलिया के अरकान हम जैसे इंसान हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर दानिश रखते हैं, बसीरत रखते हैं, अक्ल रखते हैं, मामला फहमी रखते हैं, लेकिन बाहर तौर इंसान है, पैगम्बर नहीं है। उनसे भी गलती हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो गलती हो गई तो क्या करें हम? हमारी गलती को तो वो ठीक कर देते हैं, हम क्या करें? आप रिव्यू में गए ना, आप रिव्यू में गए हैं ना, अब रिव्यू पे फैसला होगा ना। हम गए हैं ना रिव्यू में, लेकिन अगर ये हम तवक्को रखते हैं कि वो उस गलती को ठीक करेंगे, हम इसलिए रिव्यू में गए हैं। लेकिन अगर वो इसको नहीं दुरुस्त करते तो फिर हम कहाँ जाएं? यहाँ आइन की वायलेशन हुई है। आइन देखो ना, आइन लिखता है कि जी 3 दिन में इन्होंने फैसला करना है। उन्होंने कर लिया फैसला, आप उन 3 को उठा के 15 करते हैं। किस तरह एक कामे को आप नहीं बदल सकते? आप 3 की फिगर को 15 दिन से कैसे तब्दील कर सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दें। इरफान सिद्दीकी साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पार्लियामानी लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में और सीनियर रहनुमा। सर, आइन की वायोलेशन माजरत के साथ तो जब भी हुई थी, जब 90 रोज में इलेक्शन नहीं हुए थे, तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं कहा था और इलेक्शन कमीशन की तौजीहात पर आप लोग यकीन रखते थे। नहीं, हमने देखें नादिया, लेट अस बी वेरी फेयर। अगर इरफान सिद्दीकी ने उस पर तनकीद नहीं की थी या उसको वेलकम किया था या अगर कुछ नहीं कहा था, ये कोई दलील नहीं है। दलील ये है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं, क्या वो आइन और कानून के तकाज़ों के छोड़ दें कि मैं उसको वेलकम कह रहा हूँ या मैं उसके मुखालिफ हूँ। आप खुद माशाल्लाह मीडिया बहुत ज़्यादा अक्ल फ़हम रखता है, इदराक रखता है। वो ये कहे, मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि क्या 3 दिन को कोई अथॉरिटी भी
15 दिन से बदल सकती है अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, बस नहीं बदल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने बदला है। ओके, बिल्कुल। इन्होंने ये भी कहा है कि आईन और कानून ये कहते हैं कि हर इंडिपेंडेंट 5 सालों में एक दफा एक्सरसाइज करेगा अपनी शमूलियत का हक। ये कहते हैं 2 दफा करेगा। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। जाहिर है कि आप इस पर बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है, और मैं भी एक तरह से दुरुस्ती हूँ जब मैं कहती हूँ कि भाई ये भी नहीं कहीं लिखा था कि रिजर्व सीट्स माले गनीमत की तरह सब में बांट दी जाए। लेट्स मूव अ लिटिल बिट अहेड नाउ। देखिए, ये जो आपने कहा ना कि अदलिया के अंदर भी जलजला आया हुआ है, तो माजरत के साथ आपको नहीं लगता, आपने ज़रूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि तहरीक इंसाफ एक मोअज़्ज़ज़ जज को मुतनाज़ा बना रही है, एंड यू वेंट अप टू द एक्सटेंट कि आपने कहा कि एक नया जनरल फैज़ ढूंढ रहे, कुछ इस तरह की बात आपने कही। लेकिन क्या हुकूमत भी मुतनाज़ा नहीं बना रही? क्योंकि आप जिस तरह से अदलिया के ख़िलाफ़ और फैसलों के ख़िलाफ़ तो चलें आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो तासुर है आप लोगों का वो ये है कि जैसे कि, और जो आपने कई जगह कहा भी है, आपका मुराद आप हुकूमत ने और PMLN ने, कि सहूलतकारी दी जाती है तहरीक इंसाफ को। सो बोथ वेज मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातें मुतनाज़ा तो करती हैं अदलिया को। जी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ ये एक पोलराइजेशन इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि अदालती फ़ैसले जो हैं उन पे भी आरा तकसीम होती हैं, कुछ को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं पसंद आते हैं। बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है। इस सिलसिले से अब मामला आगे निकल गया। अब मामला ये हो चुका है कि आइन को रीराइट करने से भी आगे मामला निकल गया है कि आइन की लिखी हुई तहरीर के ऊपर कालक फेर दो, और कालक फेर के उसे बुला दो, उसे इस जुमले को ही निकाल दो कि 3 दिन में शामिल होना चाहिए। तख्ता स्याह की तरह उस पर मारो अपना वो रेजर सा, और उसके ऊपर चाक से लिख दो जी कि 3 के बजाय 15 पढ़ा जाए। हाउ कैन 8 जजेस डू दिस? मामला यहां तक आ गया है ना, इस चीज को रुक के सोचना पड़ेगा कि पार्लियामेंट जो कोई 450 अफराद पे मुश्तमिल होती है, एक कानून बनता है, वो 2 कमेटीज में जाता है, डिस्कस होता है, एक एक लफ्ज पे वोटिंग होती है, एक एक शिक पे वोटिंग होती है, वो गलती कर सकती है। हम मानते हैं हम गलती कर सकते हैं, और हम मानते हैं कि आपका ये इस्तेकाक है और उस गलती को ठीक कर देते हैं। ठीक है। हमें सिर्फ ये बता दें, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हमने नजरसानी की अपील की, सुन ले, नजरसानी की अपील हमने 2 दिन बाद दायर कर दी। ठीक है। आज 22-24 दिन हो गए हैं, वो अपील नहीं लग रही। नहीं, लेकिन फिर आप हमें कहेंगे जी कि आप लोगों ने अब ऑर्डिनेंस के तहत, ये वो चीज, ऑर्डिनेंस के तहत वो तरीका अब तब्दील हो गया ना कि जो जिस तरह लाइक इट विल गो बाय यू नो द वे इट हैज बीन फाइल्ड। लेकिन हाँ, कभी कोई अगर इमरजेंसी ऐसा होता है तो फिर उसकी रीजनिंग देनी होगी। इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि वक्त कम है, आई जस्ट वांट टू कम नाउ कि जो आईनी तरामीम जो पहले आप लोग नहीं पास कर सके, उसका कोई नया मुसव्वदा अब तैयार किया है हुकूमत ने मौलाना के खदशात दूर करके, या मौलाना ना भी हो ऑन बोर्ड जैसे तो भी आईनी तरमीम हो जाएगी? नादिया, मेरा ख्याल नहीं है कि मौलाना अगर ऑन बोर्ड ना हो तो हम आसानी के साथ तरमीम कर सकेंगे। शायद नेशनल असम्बली के अंदर फिगर्स पूरी हो भी जाएं तो हमें मुश्किलात दरपेश होंगी ऐवान बाला में, सेनेट के अंदर। तो मौलाना का ऑन बोर्ड होना एक तो नंबर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है, दूसरा एक बड़ी मुतहर्रिक जमात है। मौलाना हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हम अब भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलके चलेंगे तो ऐवान के अंदर भी बड़ी स्मूथ सेलिंग होगी और बाहर भी जो एक तरह कदम इस्तेकाम है उसमें कमी आएगी। हमें मौलाना की बहुत ज़रूरत है। मौलाना हमारे साथ बैठे हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं और हम उनके साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मौलाना ऑन बोर्ड आएंगे तो मेरा ख्याल है ये कश्ती किनारे लगेगी। तो ये टास्क अब PMLN ने पीपल्स पार्टी को दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि वो मौलाना को आपकी कश्ती में लेकर आएँ? नहीं, हमारे भी राब्ते हैं मौलाना से, वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं बिलावल साहब। ज़ाहिर है हमारे इत्तेहादी हैं। बुनियादी बात आप जहन में रखिए कि कोई ऐसा मुसवदा आ नहीं सकेगा पार्लियामेंट के अंदर जिस पे हम सब एग्री नहीं करते। सही। अगर हम एग्री करेंगे तो वो आएगा। अगर किसी एक नुक्ते पे भी किसी एक को इख्तलाफ होगा, चाहे वो बिलावल साहब का और मौलाना का मुसवदा हो, या मौलाना का और PTI का मुसवदा हो, या हमारा और मौलाना और पीपल्स पार्टी का मुसवदा हो, MQM हमारे साथ आएगी, BAP हमारे साथ आएगी, ANP हमारे साथ आएगी, तब ये बेल मंडे चढ़ेगी। तो सेंटर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो आईनी तरामीम है, मैं इस चीज़ के ऊपर तो मेरे ख्याल से कोई भी इसकी नफ़ी नहीं करेगा कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन
जो सारे हालात और वाक़यात और जो आप लोगों के बयानात हैं उससे ये लगता है कि जैसे कि कोई अगर शुतर बेमुहार है तो उसको नकेल डालने के लिए ज़रूरी है कि आईनी तरामीम लाई जाए। नहीं, इस आईनी तरमीम का आप देखें ना, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है ये। 85 मुल्कों में भी कोई शुतरे बेमार पता नहीं है या नहीं है, लेकिन 85 मुल्कों में आईनी तरामीम हो चुकी हैं और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी हैं दुनिया में। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि पहली ऑस्ट्रिया में बनी थी जिसको 105 साल हो गए। हम सदियों पीछे हैं। हमारे यहाँ 60,000 केसेस पड़े हुए हैं नादिया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट केस के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट 63A में कभी उलझती है, कभी खुसूसी सीटों में उलझते हैं, तो लेट इट बी ए सेपरेट कोर्ट। इसमें क्या तकलीफ की बात है? लेकिन इसमें और भी चीजें ना, सिर्फ आईनी अदालतें तो नहीं है। आईनी अदालतें पीपल्स पार्टी का और चीजें जितने हैं, और चीजें सिलेक्शन पे आ जाते हैं ना, सिलेक्शन पे आ जाते हैं। आपको याद होगा PMLN क्रिटिसाइज करती थी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जस्टिस सजाद अली शाह साहब को बतौर चीफ जस्टिस किया था तैनात, और आप लोगों ने उस वक्त जो PMLN थी उसमें उन्होंने ये कहा था, इसका मतलब तो ये हुआ कि वजीर आजम अपनी मर्जी से किसी को भी सुपरसीड करके अपना जज लगा सकते हैं। तो अभी भी आप देखें ना, ये वो मामलात हैं, ये जुज़ियात और तफसीलात जैसे मौलाना फरमा रहे हैं ना, ये वो जुज़ियात और तफसीलात हैं जिन पे काम हो रहा है। ठीक है। सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कितनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एज लिमिट्स क्या होनी चाहिए, उसूली तौर पे एक इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। इन चीज़ों पे काम हो रहा है। हमारी कोशिश ये होगी कि इन चीज़ों पे हम गौर व फिक्र करें, लूप होल्स ना छोड़ें, ज़ाती पसंद और नापसंद को अलग कर दें। एक ऐसा कमीशन जिसमें अपोजिशन और सरकार के मेंबर बराबर हों, वो इसमें बरूएकार आए, तो हम ये चीज़ें जो आपके जहन में आ रही हैं हमारे जहन में भी हैं, हम इन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत तनकीद कर रही है कि मौजूदा हुकूमत नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही? तहरीक इंसाफ, आप भी तहकीक करें, मैं भी कल दफ्तर जाके गूगल खोलता हूँ और अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप तहकीक करें कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पूरी तारीख के अंदर, जो आप 25 साल की हो चुकी होगी, उसने किसी चीज़ की तारीफ़ की है, किसी चीज़ को वेलकम कहा है, किसी चीज़ के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी है, किसी चीज़ के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, किसी जमहूरी मंसूबे के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर, तो उन्हें तनकीद करने दें। एक दिन पहले भी हो सकता है, 1 घंटा पहले भी हो सकता है, 1 महीना पहले भी हो सकता है, और जब हो जाएगा तो उन्हें कोई और तनकीद के लिए चीज़ मिल जाएगी। इसका ताल्लुक किसी आईनी तरमीम से ऑफ कोर्स नहीं है। नहीं, आईनी तरमीम एक सेपरेट, ये तो मैं बार हम लोग बता चुके हैं कि 2006 का हमारा एजेंडा है। 18 साल हो गए हैं हम, जब बेनज़ीर साहिबा ने और मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने उस पर साइन किए, उस पर मौलाना ने एग्री किया बाद में, उस पर PTI ने एग्री किया बाद में, इमरान खान साहब ने लंदन में जाके। तो इसलिए इस पे तो कोई तनाज़ा नहीं है। जिन चीज़ों पे तनाज़ा पैदा हो रहा था या हो रहा है वो मैंने आपको बता दी, वो उसकी जुज़ियात है। इन प्रिंसिपल मौलाना को कोई इख्तलाफ नहीं है आईनी अदालत से। ओके, और सेनेटर साहब, अब कोई टाइमलाइन है या जल्दी नहीं है जिस तरह से लास्ट टाइम थी? जल्दी शायद इसीलिए हो गई कि हमने मौलाना के हवाले से ये तअस्सुर कायम कर लिया था कि वो पूरी तरह ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात जब दूर हो जाएंगे, और होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कहा है, कि अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते तक ये चीज़ अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। चलें, फिर तो हम उस नोटिफिकेशन के हवाले से अगर ये हो जाता है तो फिर बाद में बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं रऊफ़ हसन साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नया ओहदा भी आपके पास है अब तो PTI की जो पॉलिसी है उसके हवाले से। सो सर, आप ये बताइएगा कि जो आईनी तरामीम हैं उसके हवाले से क्या JUIF से जो मुलाकात हुई है, आप लोग कोई एक मुश्तरका मुसव्वदा बनाने जा रहे हैं, या फिर कोई अपनी रिकमेंडेशंस देंगे, या अक्सर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम हो ही ना?
थैंक यू नादिया, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए जी, 2-3 इसमें इश्यूज हैं। एक तो ये है कि हमारा बहुत शुरू से ही जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे तो एक हमने स्टैंड लिया था कि ये ऐसा लगता है कि ये काजी फायजीसा साहब की का जो टेन्योर है उसको एलोंगेट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो एक हमने कहा था जी कि इसको जो प्रॉपर जो तरीका होता है आईनी तरामीम करवाने का, उसके जरिए से की जाए। इस सिलसिले में नादिया आज एक आर्टिकल लिखा है, डॉन के लीड आर्टिकल है डॉक्टर परवेज हसन का, और उन्होंने इट्स ए रिमार्केबल पीस ऑफ राइटिंग, और उन्होंने इंतहाई अच्छे आला तरीके से बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो की जाती हैं उसकी प्रोवाइजोस क्या होती हैं, उसकी प्री कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से वो लेजिटिमेट जो है वो करार दी जाएंगी। और उसमें से सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि जी जो उन अमेंडमेंट्स को इनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं, उनकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होनी चाहिए, जो कि सब कुछ इस इनकम्बेंट हुकूमत के पास नहीं है। ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, एक फ्रॉड इलेक्शंस की प्रोडक्ट है, और कोई इसकी रेलेवेंस जो है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए इतने महीने गुजरने के बावजूद भी। सो एक तो हमारा पॉइंट इस पे ये था कि जी ये काजी फायजीसा स्पेसिफिक ये अमेंडमेंट्स लगती हैं तो वो हम बिल्कुल उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नंबर 2 हमने ये कहा था जी कि अगर एक तो इनके पास ड्राफ्ट भी नहीं था, याद है आपको, अगर पूरी कहानी इसकी बयान की जाए तो हमने कहा था जी कि एक फाइनल ड्राफ्ट है, जब वो आ जाता है तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से इसको अप्रूव करवाइए, इसको प्रेजेंट कीजिए नेशनल असेंबली में, उसके बाद ये कमेटीज में जाएगा, वहां गुफ्तगू होगी, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वापस नेशनल असेंबली में आएगी, तो उस वक्त आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग, क्योंकि इनका एजेंडा जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था और लीगल नहीं था, तो इसलिए उसको वो पुश करना चाहते थे, जिसमें फेल हो गए। आपने फरमाया कि हमारी जो JUI के साथ मीटिंग्स हुई है, मौलाना साहब के साथ जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है जी, उसमें हमने रीइटरेट किया है दोनों पार्टीज ने कि हम मिल के आगे बढ़ेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया है, कि अगर हम जो एजेंडा जो हमारे पास ड्राफ्ट आता है उससे मुतमईन नहीं है, और लगता यही है कि उससे मुतमईन ना वो है ना हम हैं, तो फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अगर हम लोग आपस में मिलके, और हमारी जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और भी हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, हम कोई अपना अगर ड्राफ्ट पेश कर सके तो वो हम उसके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। अच्छा, सही। और जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी मखमसे का शिकार है, रऊफ हसन साहब, वो भी एक आईनी इदारा है, और वो कहता है कि बताएं ना कि मैं किसकी मानूं, क्योंकि बिल्कुल पार्लियामान जो है वो तरमीम कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, उसका इस्तेहकाक है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो लॉ है उसमें तरमीम की गई है, तो वो यही कहता है अब हम किसकी मानेंगे। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, वो कानून बना सकती है, लेकिन यही आइन जो कि इनको कानून बनाने की एम्पावरमेंट करता है, वही आइन जुडिशरी को भी एम्पावर करता है कि वो उस बने हुए कानून के बारे में ये जांचे कि क्या वो आइन की सब्सटेंस और रूह के मुताबिक है, लेटर एंड स्पिरिट। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें वो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं कि ना सिर्फ ये आइन की रूह के मुताबिक नहीं है, आइन के सब्सटेंस और रूह के मुताबिक नहीं है, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन का एक प्रिंसिपल इनका फंक्शन है मुल्क में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, उसमें वो सरीहन नाकाम हुए हैं। और उन्होंने जितने भी अपने स्टेप्स लिए थे वो पीटीआई स्पेसिफिक थे, और पीटीआई को इलेक्शन की रेस से बाहर रखने के लिए किए थे। ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, और ये पावर जो है ये जांचना कि कोई कानून जो है वो आइन की रूह, लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक है, ये एक्सक्लूसिवली आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास है। उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी है, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उनसे डिमांड करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको इंप्लीमेंट करें। इसके साथ साथ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली में उन्होंने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, आस्किंग देम कि जी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट ना करे, बल्कि वो स्पीकर साहब की जो डायरेक्टर्स हैं उनके मुताबिक अमल करे। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुजरिम है, और स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुजरिम है।
ये दोनों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमा चलने चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त जुडिशरी जो है वो राइट साइड के ऊपर है और उनकी जो जजमेंट है उसको लेटर एंड स्पिरिट दोनों में आपने इंप्लीमेंट करना है, इससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रऊफ साहब आप ये नहीं समझते, रऊफ साहब एक चीज कतर कलामी को ये 63A जो है जी उसको भी ये रिवाइज करने जा रहे हैं और उसका मकसद क्या है कि ताकि ये पीटीआई के जो कुछ लोग हैं उनको क्रॉस डिवाइड जो है वोट दिलवा के उनके वोट को काउंट करवाएं। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, ये पार्टी एंड पीपल स्पेसिफिक है। इसलिए ये आइन की रूह के मुताबिक नहीं है, इसलिए सही फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल टास्क में उसको डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। रऊफ साहब आप जब ये कहते हैं कि स्पीकर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती है, वो कानून पसंद आए ना आए डिपेंड्स, बिकॉज आपने उसको चैलेंज किया हुआ है। जाहिर है जब तक उसका फैसला नहीं होगा उसका इत्तलाक तो होगा ना, तो अगर उसका इत्तलाक है तो उसको फॉलो तो करना होगा। ठीक उसी तरह से जैसे जब कोई ऑर्डिनेंस आया उसका इजरा हुआ, आपने देखा कि उसका भी फौरी तौर पर इत्तलाक किया गया, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम की गई और ऑर्डिनेंस के जरिए उसका इजरा किया गया। देखिए मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, और ये सारा कुछ जो है आज डॉक्टर परवेज हसन साहब के आर्टिकल में बहुत खूबसूरती से डिफाइन किया गया है कि ये जो चेंज की है, जो लेजिस्लेशन है, ये आइन की लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक नहीं है। ओके ये गर्दाना है आपकी जुडिशरी ने, और जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लेजिस्लेशन है दैट बिलोंग्स टू द जुडिशरी। तो वो अपने आईनी दायरे में रह के, आईनी पावर्स के दायरे में रह के उन्होंने ये जजमेंट दी है, और इसको इंप्लीमेंट करने के अलावा इलेक्शन कमीशन के पास चारा नहीं है। अगर वो नहीं करते, और वो जो लेटर जो कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली में लिखा है, दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आते हैं, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो अडॉप्ट करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी हमें उम्मीद भी कब भी उम्मीद है, तो ये दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के शिकंजे में कैसे जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली दोनों, बिकॉज आइन ये डिफाइन करता है जिस तरीके से, उसकी इन्होंने वायलेशन की है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो लीगल फ्रेटर्निटी इन आईनी तरमीम के हवाले से क्या कहते हैं। वेलकम बैक। आईनी तरमीम के हवाले से लीगल फ्रेटर्निटी को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं, क्या डिवीजन अब भी है या सिफारिशात कोई लीगल फ्रेटर्निटी भी अपनी बना रही है। हमारे साथ हैं रियासत अली आज़ाद साहब, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रियासत साहब, ज़ाहिर है हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया आफ्टर जब उन्होंने पहली मरतबा कोशिश की थी और सारी इलेक्टेड बॉडीज़ इस्लामाबाद में जमा भी हुई थी, तो इस हवाले से अब आगे क्या पेशरफ्त हुई है? किसी किस्म का कोई मुसव्वदा आप लोगों के साथ शेयर किया गया है? ये सारी बातें ज़बानी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बात यह कि अभी तक देखें जो कन्वेंशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुलवाया, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को दावत दी गई थी, उसके अंदर मेरा ख्याल है बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे। और वहां पे सच्ची बात है मैं भी गया था, लेकिन मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो आप प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, मेरा तो इस पे 180 के एंगल पे इख्तलाफ है। तो सच्ची बात है मैं तो वहां से आ गया था, मैंने तो वहां पे कोई गुफ्तगू भी नहीं की। और लीगल फर्टेनिटी को जहां तक इत्माद में लेने का सवाल है, तो सच्ची बात है ना तो हमारे पास कोई प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ना कोई मुसवदा है। तो जो मार्केट के अंदर 3-4 मुसवदे जो है वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें क्या पता कि हमें कौन सा दिखाया जा रहा है और पार्लियामेंट में कौन सा पेश किया जाना है। तो इस पे सच्ची बात है हमारे बिल्कुल उसी तरह तहफ़्फ़ुज़ात आज और अभी इस वक्त भी मौजूद है। 73 जो है उसका पूरा हुलिया जो है वो बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि 1973 का जो आइन है वो मुत्तफ़िका आइन है। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था, और आज भी हम ये चाहते हैं कि अगर आपने उसको अमेंड करना है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और तमाम बार काउंसिल्स, तमाम बार एसोसिएशंस, उनके साथ ये पहले मुसवदा शेयर किया जाए और फिर उस पर डिबेट हो, फिर आउटपुट ली जाए, और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी जो नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 हैं और सेनेट के अंदर
रूल्स जो है रूल्स ऑफ बिजनेस 2012 और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेशन का तरीका बताया गया उसके मुताबिक अगर लेजिस्लेशन होती है तो फिर उस पर बात जा सकती है। लेकिन हमारा एक तो बहुत सीरियस इख्तलाफ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्टिकल 184(3) को भी खत्म किया जा रहा है, आर्टिकल 189 को भी किया जा रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 8 और 9 को किया जा रहा है, और आर्टिकल 17 को खत्म किया जा रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट उससे रिडेंडेंट हो जाएगी, आउटसोर्स हो जाएगी, और उसके ऊपर एक सुप्रा सुप्रीम कोर्ट होगी जिसके अंदर जजेस की तैनाती भी वजीर आजम करेंगे। तो वो एक सियासी तैनातियां होंगी। अभी जो जुडिशरी के अंदर तैनातियां होती है वो जुडिशल कमीशन के जरिए होती हैं, और उसमें एक और बहुत बड़ी बात ये भी सजेस्ट की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो जजेस हैं वो भी वही उनके नाम प्रपोज करेंगे। तो उन्हें क्या पता कि सिब्बी में कौन अच्छा वकील है, उन्हें क्या पता सिंध में कौन अच्छा है, केपी में कौन है, इस्लामाबाद में कौन है। तो ये उस रियासत साहब देखिए, आप जो ये कह रहे हैं ना कि वो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, या वो सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से जो पूरी पावर्स हैं वही ख़त्म हो जाएंगी जब आप उनसे ये आर्टिकल्स ले लेते हैं जिनका कि आपने 183(4) का जिक्र किया। लेकिन इस वक्त जो प्रोपोगेट कर रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा, बाहर से भी आपने देखा होगा कि ख़िताब भी हो रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, वो बात कर रही है आइनी अदालतों के क़याम के लिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चंक है अब वो ये सारे केसेस ले जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात के होते हैं। लिहाजा इसको अलग ही कर देना चाहिए, और ये बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम तर जमातें इस पर दस्तखत कर चुकी हैं, उससे अग्री कर चुकी हैं। नादिया, बात यह है कि जब 2006 में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसके बाद तो पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी ने कहा था कि ये कोई जो मुआहदा है ये कोई कुरान और हदीस नहीं है, और 18 साल के बाद आज आपको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी याद आ गया, पहले तो नहीं याद आया। इसलिए अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूं कि अगर आप जुडिशल रिफॉर्म और लोगों के लिए आप बात करना चाह रहे हैं तो जो पाकिस्तान है उसके अंदर 25 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, ठीक है, और जो पंजाब है उसके अंदर 7 से 8 लाख केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 60,000 केसेस पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 16,500 केसेस पेंडिंग है, और जो आईनी अदालत जिसके लिए बनाई जा रही है उसके अंदर 187 सिर्फ केसेस है। और आप पूरे आइन का पूरा जुडिशल स्ट्रक्चर का जनाजा निकालने के लिए जा रहे हैं, और उसके अंदर एक नई चीज के जी उनकी जो तैनाती है जजेस की वो वजीर आजम करेंगे। जब वो उनकी तैनाती सियासी होगी वो अदालत भी सियासी होगी। हमारा ये इख्तलाफ, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त मौजूद है, इसके पीछे मेला फाइडी है, लोग इसको जो सियासी लोग इस वक्त इख्तिदार में जो बेनिफिशरी है वो कुछ चीजों को मनूवर करना चाह रहे, जैसे आर्टिकल 63A को करने के लिए जा रहे। जमहूरियत में तो लोग अच्छी रवायात को जन्म देते हैं, प्रमोट करते हैं, आप फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप आर्टिकल 17 को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, चूंकि उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को 15 दिन में भेजा जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर बाय हुक कार क्रोक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर देंगे, फिर जजमेंट ऑफ जो अच्छा, लेकिन इस सब में एक चीज बात देखिए, जो सवाल अपनी जगह है, ठीक है, आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, यकीनन आप ज़्यादा कानून को समझते हैं, और इसी तरह आपके साथ जो पूरी लीगल फ्रेटर्निटी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस आ रहे हैं, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम है वो इंतहाई बेहतरीन है, हमें किसी किस्म की जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? ये देखें, अगर जुडिशल रिफॉर्म लाना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके आए, आप हाई कोर्ट के अंदर लेके आए, आप जो रिडंडेंट 150 साल पुराने कवानीन है आप उनको अमेंड करें, आप लिमिटेशन का लॉ लेके आए कि इस केस की इतनी मियाद होगी, इतने मियाद के अंदर इस केस का फैसला होगा, जो जज नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या ऐसा रिफॉर्म लेके आए कि जिस वकील की वजह से या पार्टी की वजह से वो केस लिंगर ऑन हो रहा है उस पर कास्ट होगी। ये जुडिशल रिफॉर्म्स है और ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ला रहे हैं, इसको तो आप एक डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, आप उसके 189 के तहत इसकी जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अगर 186 केस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या मतलब वो जजेस वो कोर्ट क्या काम करेगी? तो रियासत साहब, वो जो एक कमेटी तश्कील की जो जिस कन्वेंशन का आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद में एक कमेटी तश्कील हुई थी जो सिफारिशात बना के हुकूमत के साथ या लॉ मिनिस्ट्री के साथ इन टच रहेगी,
फिर वो सब क्या है और वो उसके काम कहाँ तक पहुंचे? और नादिया वो तो सारा सियासी एक ड्रामा था, उसमें सारे जो बेनिफिशरी हैं वो लोग मौजूद थे। जो देखे मेरे साथ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम सारे प्रेसिडेंट एक पेज पे हैं। तो आप किसको एतमाद में ले रहे हैं, किसको आप वो मुसवदा दे रहे हैं? तो ये सारा एक मतलब है लोगों को एक आयवाश है जिसके जरिए के जी हम तो एतमाद में ले रहे हैं और फलां। भाई मुसवदा ही नहीं है किसी के पास, तो किस पे आप उसको ट्रस्ट में ले रहे हैं? सबसे पहला बुनियादी बात तो ये है, आप मुसवदा दें, कौन सा आर्टिकल आप अमेंड कर रहे हैं? अभी 5 मुसवदे मार्केट में फिर रहे हैं, हमें क्या पता कि पार्लियामेंट में तो इस पे भी लीगल फ्रेटर्निटी डिवाइडेड ही नजर आती है। लाहौर में भी एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें ये कहा जाता है कि तहरीके इंसाफ के सपोर्टेड लॉयर्स ज़्यादा थे। इस्लामाबाद में आप कहते हैं कि जो बेनिफिशरी हैं उनके लोग ज़्यादा थे। तो ये मामला जो है वो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। बट थैंक यू सो मच रियासत साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आईनी तरामीम लाई तो जा रही हैं, यहाँ बात सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के शायद वोटों तक महदूद ना हो। ये बात लीगल फ्रेटर्निटी को ऑन बोर्ड लेने की भी होगी, जिनका सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है इन अदालतों के साथ, आइन के साथ और कानून के साथ। देखते हैं कि इनको ऑन बोर्ड कैसे लिया जाता है। हर एक की आज भी कंप्लेन यही है। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम किया उसमें JUIF का भी यही कहना था, कामरान मुर्तज़ा साहब का, और अब रियासत साहब भी यही कह रहे हैं कि मार्केट में तो बहुत सारे मुसव्वदे हैं, अब ये कौन सा मुसव्वदा है जिस पर हमें सिफारिशात देनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।